आइए आज चलते हैं, देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 के बीच में अनुमापन करना सीखेंगे हम। यहाँ पे अनुमापन की बात कही गई है तो यहाँ पर दो ही सोल्यूशन होता है, एक होता है आपका नोन और एक होता है अननोन। अननोन जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं होता, जिसको ज्ञात करना होता है। नोन वह सोल्यूशन है जिसके बारे में आपको पता होता है कि उसकी मोलरता कितनी है, उसी के बिहाफ पे हम अननोन सोल्यूशन का मोलरता ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कि ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है COOH बॉन्ड COOH डॉट 2H2O। यहाँ इसका अणुभार कितना होगा 126 ग्राम पर मोल, जिसको आपको पता है। यहाँ जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, जितने नंबर ऑफ वाटर होते हैं, इन सभी का टोटल वेट ले लिया जाता है, वो आपका अणुभार निकल जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका मोलरता। वो आपका ऑक्जेलिक एसिड के लिए हम M/30 मोलर विलयन की तैयारी कर रहे हैं। M/30 का मतलब हुआ यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड की मोलरता 1/30 यानी 1/30 है। अब इसके लिए देखिए कैलकुलेशन, मोलरता इक्वल टू विलय की मात्रा ग्राम में ली जाएगी इंटू 1000 अपॉन अणुभार इंटू विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ध्यान रहे यहाँ पे हमने मिलीलीटर वर्ड लिखा है, इसीलिए 1000 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट स्टेप में इसी को हमने इंडिकेट किया है, मोलरता को कैपिटल M से, विलय की मात्रा को स्मॉल w से, अणुभार को स्मॉल m से, वहीं विलयन का आयतन कैपिटल V से, जिसको बगल में हमने लिखा मिलीलीटर में। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड की मोलरता हम 1/30 रख रहे हैं इंटू 126 इसका अणुभार है, 250 इसका वॉल्यूम है जो हमें तैयार करना है, अपॉन 1000। जहाँ पर आपका कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका आता है FW इक्वल टू 1.050 ग्राम। दैट्स मीन हमें ऑक्जेलिक एसिड के M/30 के 250 ml बनाने के लिए 1.050 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं ऑक्जेलिक एसिड का कैसे बनाएंगे, कैसे तोलेंगे। सबसे पहले हमें ये वॉच ग्लास आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कांच का, इसलिए इसको वॉच ग्लास कहते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे और इससे हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आपके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के सामने आ चुके हैं और यहाँ पर इसको हमने देखिए यहाँ पे ऑन किया। वॉच ग्लास को हमने इस पर रख दिया है बेटे। रखने के बाद अब देखिए तेरे 0 जब आने पे आपका 0 आ गया है। दैट्स मीन इस समय वॉच ग्लास का कोई भी वेट नहीं। ये देख रहे हैं थोड़ा सा क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है, इसको हम कम कर रहे हैं। देखिए आपका 1.057 आ चुका है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आपको बीकर बिल्कुल साफ़ लेना है। इसके बाद भी हम एक बार आपके सामने, इसमें हमने डिस्टिल वाटर ऑलरेडी निकाल रखा है, इसको हम वॉश कर ले रहे हैं जिससे ये आपका इसमें किसी भी प्रकार की कोई इम्प्योरिटीज़ ना रह जाए। इसके बाद हमने इसको इसमें डाला। देखिए थोड़ी बहुत क्वांटिटी इस पर लगी रह जाती है, उसके लिए हम इसको वॉश करेंगे। ध्यान रहे पहले थोड़ी ही क्वांटिटी में हमें आपको वाटर लेना है, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं लेना है, क्योंकि उसको स्टार करते वक्त हमें थोड़े थोड़े क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी।
अब देखिए वाच ग्लास एकदम साफ हो चुका है, अब इसमें कोई भी क्रिस्टल इसके नहीं है। कंटिन्यूस चेक करिए, या आप इसको थोड़ी देर आप इसको रख भी सकते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। बट इसकी जगह पर हम ऐसा वाच ग्लास की जगह आप वेइंग ट्यूब का भी वेट कर सकते हैं। बिल्कुल भी आप देख रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है सॉल्यूशन, इसमें ऑक्जेलिक एसिड कहीं भी बैठा नहीं है। अब ये है आपका मेजरिंग फ्लास्क। हमने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि जब भी आपको कभी सॉल्यूशन बनाना है तो ध्यान रहे आपको 250 ml वाटर नहीं लेना है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको उसको 250 ml तक मेंटेन करना है। ठीक है, अब इसमें थोड़े बहुत जो भी क्रिस्टल हों या उसके लिक्विड का जो भी पार्ट हो, उसके लिए हम इसमें इसको डाल रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इसको हम 250 ml तक मेंटेन करेंगे। ये देखिए 200 है और यहाँ पे 250 है। एक मिनट और ले आ रहे हैं पानी। ये देखिए आपका 250 तक हो चुका है। अब आपका ये सॉल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीटली तैयार है। हम इसको बीकर में निकाल रहे हैं। ठीक है, आप ये देखेंगे कि ये 250 ml का जो सॉल्यूशन है तैयार हो चुका है। अब इसको सबसे पहले हमें पीपेट की सहायता से सक करना है। ये आपका पीपेट देखिए, आपका ये पीपेट 25 ml का है। इसकी रीडिंग अलग अलग होती है, 10 ml का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है और 25 का है। और इसको मेज़र करने के लिए हमने आपको बताया था यहाँ पे एक डॉट लाइन दिखती है ना। इस डॉट लाइन तक हमें इसको ऑक्जेलिक एसिड को फिल करना है। ध्यान रहे ये मुँह में ना जाए, क्योंकि कोई भी एसिड है या कोई भी सॉल्यूशन या आपका कोई भी केमिकल है उसको मुँह में नहीं लेना है। अब यहाँ पर आपका ये देखिए कॉनिकल फ्लास्क एकदम आपके धुल करके रखा हुआ है, इसी में हम इसको निकालेंगे। आपसे एक चीज़ और बताएंगे कि यहाँ पर जब भरते वक्त ध्यान रहे, यहाँ पर आपको ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ी से सक करना है। इसके बाद यहाँ इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे सक करना है जिससे मुंह के अंदर ना जाए। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है, हल्का हल्का हम इसको छोड़ रहे हैं जिससे कि वो ये देखिए आपके पास एकदम क्लियर यहाँ तक आ चुका है। दैट्स मीन इस ऑक्जेलिक एसिड का इस समय इसका वॉल्यूम कितना है, 25 ml। इसको हमने कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया। जैसा कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि इसमें हमें क्या मिलाना है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने इसमें निकाल लिया है। लगभग 1 टेस्ट ट्यूब आपको इस्तेमाल करना है। सॉल्यूशन एज यूजुअल आपने देखा एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर है। ठीक है, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड का M/30 का मानक विलयन तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें क्या करना है, आपको ब्यूरेट में KMnO4 को फिल करना है। हमने फनल लगाया और यहाँ पर आपका KMnO4 को हमने इसमें कभी कभी हो सकता है डालते वक्त तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो कोई इशू नहीं है, आप उसको निकाल भी सकते हैं। और थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको इस पर रखना है कि जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट आता है तो बहुत आराम से डालिए, क्योंकि टाइट्रेशन भी आपको बहुत रिलैक्स मूड से करता है।
अब आप देखेंगे, देखिए इसकी एग्जैक्ट रीडिंग तब होती है जब हम फनल को हटा देते हैं। आप देख रहे हैं आपका ब्यूरेट में यहाँ पर देखिए क्या है, 0 लिखा हुआ है, वहाँ तक मैंने फिल कर दिया। दैट मीन ये 50 ml आपका ब्यूरेट में आ चुका है। अब इसको थोड़ा साफ कर रहे हैं, आपकी और रीडिंग भी है, आप देख सकते हैं इसमें इजी में। और साथ ही साथ खास बात देखिए इसमें क्या है कि फेरस अमोनियम सल्फेट में हमें कभी हीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए वो किसी भी मौसम में करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ऑर्गेनिक एसिड के केस में क्या है, हमें इसको हीट करना मस्ट होता है। और ये आपका मौसम जो है उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं, तो इसमें ठंडी के मौसम में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको। अब जैसे आज हमारे यहाँ का जो वेदर का मूड क्या है, तो वो काफ़ी ठंडा है, इस वजह से इसका कलर अभी आपको जो दिख रहा है अभी हम हीट करेंगे ये डिसअपियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है इसे कंटिन्यूअस आपको हीट भी नहीं करना है, बस इसका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए थोड़ी देर। एक बार गर्म करने के बाद 2 और 3 ड्रॉप्स आप इजी वे में डाल सकते हैं। जब इसका टेम्परेचर 50 से बिलो होगा तो ये अपना कलर डिसअपियर नहीं कर पाएगा। ये देखिए आपका कलर कितने आसानी से डिसअपियर हो चुका है, एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन पहले की तरह हो चुका है। अब हमें इसमें फिर से डालना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज मौसम यहाँ का काफ़ी ठंडा है, इसलिए ज़्यादा देर गर्म तो नहीं रह जा रहा है, इसे बार बार हमें हीट करने की रिक्वायरमेंट फील हो रही है। लेकिन यदि हम ये इसे जुलाई वगैरह में करें, इस मौसम में करें, तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। अब बस इतना ध्यान रहे, बहुत इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा एक साथ चला भी जाएगा तो वो सही नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा कि टाइट्रेशन में कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। इस समय आप बहुत ध्यान से इसको काम करना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रहे कि जैसा आप बनाते हैं, जो पहली मेरी रीडिंग आएगी तो नेक्स्ट टाइम हम उस रीडिंग से बिफोर यानी कि 1 ml बिफोर ही हम अलर्ट हो जाते हैं कि इसके बाद हमारी रीडिंग आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। आज तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट है तो ये अभी क्लियर नहीं है कितने पे रीडिंग आएगी, बट ये हम एक बार रीडिंग ले चुके होंगे तो आप देखेंगे कि कितने पर रीडिंग आती है। तो उससे 1 ml बिफोर ही आप बिल्कुल 1 ड्रॉप डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, और इसके बाद कंटिन्यूस चेक करेंगे। और यही रीज़न है कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ज़्यादातर जाड़े में होने की वजह से हम लोग ये टाइट्रेशन बोर्ड में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकन हो जाता है और साथ ही साथ आपको हीट करने की भी रिक्वायरमेंट होती है। और इस सबको देखते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब तक आप देख चुके हैं 3.5 तक पहुंच चुका है और अभी कलर डिसअपियर ही चल रहा है, तो इससे ये क्लियर है कि अभी हमारा टाइट्रेशन, आप देखिए ये आपका सॉल्यूशन हीट हो चुका है तो तुरंत तेज़ी से वो अपने आप को डिसअपियर कर रहा है कलर को, KMnO4 को। यहाँ पे KMnO4 जो है आपका सेल्फ इंडिकेटर की तरह फंक्शन करता है। जैसे ही इसकी मात्रा जो है, ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही इसकी एक भी ड्रॉप अधिक होगी वो अपना पिंक, लाइट पिंक कलर गेन कर लेगा, वो हीट करने पर फिर आपका नहीं डिसअपियर होगा। अब हम लोग 5 तक पहुँच चुके हैं। देखिए अब हम लोग 5.5 पर पहुंच चुके हैं। अब
बहुत ही आराम से करना है, बिल्कुल भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन जो है इसी लास्ट रीडिंग पर ही डिपेंड करता है। एंड अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पूरी मेहनत हमारी बेकार हो जाए। देखिए अभी तक पूरी तरह से आपका ट्रांसपेरेंट चल रहा है। फर्स्ट रीडिंग जो आती है, हो सकता है 1-2 ड्रॉप ज़्यादा भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है, तो उसके कारण हम कह सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन सेकंड और थर्ड रीडिंग में बहुत केयर करना होता है। और ध्यान रहे, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको कि जो सेकंड और थर्ड रीडिंग होती है तो उसमें हम लोग 3 टाइम्स इसीलिए लेते हैं जिससे कि वो रीडिंग एकदम क्लियर हो जाए। जो 2 टाइम्स आ जाए या नियर अबाउट आ जाए, उसी रीडिंग को हम राइट रीडिंग मानते हैं। देखिए ये देखिए, इससे लाइट पिंक कलर आ गया है। ये रीडिंग आपकी 6.6 पे आई, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जो हमें करना है, तो याद रहे कि जैसे 6.6 पे आई है तो हम 6 जैसे ml पहुंचेगा, उसके बाद एकदम से अलर्ट हो जाना है कि 1 ड्रॉप डालने के बाद कंटिन्यूअस शेक करना है और हीट करना है, जिससे उसमें कहीं से भी कोई भी आपकी एरर ना आ जाए। ठीक है, हो सकता है वो अगली रीडिंग आपकी 6.7 पर भी हो सकती है, 6.6 पर भी हो सकती है, और वो उस पर डिपेंड करता है आपने कितने कंसंट्रेशन से वर्क उसका किया है। ठीक है, तो पिंक कलर ध्यान रहे, ये पिंक कलर है, इसको आप देख रहे हैं, इसी टाइप से आपका कलर आना चाहिए। जिस तरह से हमने एक बार रीडिंग ली है, इसी टाइप से आपको 3 टाइम्स लेनी है टोटल। ठीक है, और उन रीडिंगों में जो कॉमन रीडिंग होती है उसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, उसी को मान लेते हैं कि KMnO4 का उतना ही सोल्यूशन हमने यूज़ किया है। मे भी कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी 2 रीडिंग कॉमन नहीं आती है, तो उनका एवरेज, तीनों का एवरेज ले लिया जाता है, और एवरेज लेने के बाद जो भी आपका उसमें रीडिंग आएगी उसी को हम उसमें ऑक्जेलिक एसिड की रीडिंग मानते हुए लिखते हैं, सॉरी KMnO4 की रीडिंग मानते हुए लिखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। यहाँ पर देखिए आपकी तालिका बनी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है ऑक्जेलिक एसिड का आयतन, जो कि आपको हमने बताया था कि पीपेट में कि ये हमारा पीपेट 25 ml का है। हो सकता है आपका 20 का हो सकता है 10 का, जितने का भी आपके कैंपस में हो उसी की यहाँ पे रीडिंग लिखेंगे। ये तो 20 का होगा तो इससे पतला होगा, उसकी साइज पतली नजर आएगी, और 10 का होगा तो इससे बहुत ही पतला हो चुका होगा। ठीक है, तो हमारे लैब में हमारे पास 25 ml का है, इसलिए हमने पीपेट में 25 ml आपका ऑक्जेलिक एसिड ले लिया। तो ऑक्जेलिक एसिड का आयतन हमेशा आपका 25 होगा, क्योंकि 3 टाइम्स हम अपना पीपेट की सहायता से ही इसको मेजर करेंगे। नेक्स्ट है ब्यूरेट के पाठ्यांक, यानी प्रारंभिक क्या होता है कि जब एक बार हम फिल कर लिया तो यहाँ पर रीडिंग 0 होती है। जब एक बार टाइट्रेशन हो जाता है, नेक्स्ट टाइम हम इसको फिर से फिल करते हैं और 0 तक इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आपकी हमेशा आपकी प्रारंभिक रीडिंग जो आएगी वो 0 ही 0 आएगी। क्लियर? नेक्स्ट टाइम क्या है, अब अंतिम रीडिंग का मतलब आपने कितना यहाँ पर KMnO4 का यूज़ किया। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमारा 6.6 KMnO4 का इस्तेमाल हमने किया है। हाँ, यहाँ पे हमने लिख दिया आपका 6.6 ml। नेक्स्ट 2 और 3 टाइम्स मैंने किया तो उसमें 6.7 और 6.7 मिलीलीटर आ गया। हो सकता है आपके मन में हो ये रीडिंग ऊपर नीचे क्यों आती है, वो डिपेंड करता है कि कई बार हम लोग जब कॉन्कोल फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ साइड में 1-2 ड्रॉप साइड में लग जाते हैं, वो ड्रॉप यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, तो इस वजह से वो आपके कैलकुलेशन में रीडिंग में कहीं ना कहीं आपके एरर ला देते हैं। तो हो सके तो आप कॉनिकल फ्लास्क में, अदरवाइज आपको लगता है शेक करने में आपका हाथ हिल जाता है, तो आप यहाँ पर बीकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 6.6 लिखा, आपने देखा तीनों रीडिंग आपने क्या लिखा, 6.6, 6.7, 6.7। देन फाइनल रीडिंग का मतलब हुआ आपका टोटल KMnO4 का कितना यूज़ हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया, जहाँ पर 6.6, 6.7, 6.7 आएगा। तो हमारा KMnO4 का कितना यूज़ हुआ, तो हमारी 2 रीडिंग कॉमन है 6.7, इस वजह से हमने इसका लिया 6.7 ml, और ये कॉमन नहीं होता तो हम इसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका पूरा टाइट्रेशन है वो डिपेंड करता है आपके मिली तुल्यांकों की संख्या पर, जिसका फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, N1V1 = N2V2। उसके आधार पर हम करेंगे। उससे पहले हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है पीपेट की धारिता 25 ml, जिसमें हमने क्या लिया था, ऑक्जेलिक एसिड। KMnO4 का प्रयुक्त विलयन, जिसका आपने आप जो निकालते हैं, जैसा कि यहाँ पर अभी हमारा क्या है 6.7 ml, यहाँ पर हम 6.7 ml लिखेंगे।
अब यहाँ पर आप देखने जा रहे हैं कि इसमें रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन में आपने देखा MnO4 माइनस है, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn प्लस प्लस में। दैट्स मीन यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यदि आप निकालते हैं तो +5 आएगा और यहाँ पर मैग्नीज का आपका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, सॉरी ये +7 है, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। यहाँ पे मैग्नीज आपका MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और Mn +2 में +2 है। अब इन दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं तो आप देखते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया 5, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंजेस आए हैं वो 5 के हैं, यानी कि 5 आपका कह सकते हैं कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो X1 अभी हम लिखेंगे जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर लिखा गया है ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, तो X1 यानी कि यहाँ पर ये आपका KMnO4 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर KMnO4 में X1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये चेंज 2 - 7 यानी कि -5, दैट्स मीन 5 की -5, दैट्स मीन यहाँ पे 5 की कमी आई है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एक में कमी होगी तो एक में आपकी वृद्धि होगी। अब वहीं पर हम ऑक्जेलिक एसिड की बात करें, ऑक्जेलिक एसिड की बात करें जिसको हमने X2 माना। अब यहाँ पर आप देखते हैं C2O4 - 2 चार्ज है जो कि कन्वर्ट होता है CO2 में। यहाँ पे कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3 आप निकालते हैं और CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, जिसकी वजह से इसमें चेंज कितने का आया, आप देखेंगे चेंज कितने का है 1 का। वो क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 4 - 3 करते हैं और आपका आ जाता है 1। 4 - 3 इसलिए मैंने किया कि फाइनल माइनस इनिशियल, हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ का डिफरेंस निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ ये पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में +1 की वृद्धि हो रही है। लेकिन गौर ये करना है, यहाँ पे कार्बन के नंबर कितने हैं 2 हैं और ये आपका कितना है एक कार्बन की बात करता है, तो उसमें एक चेंजेस है, 2 कार्बन होगा तो कितने के चेंजेस आ जाएंगे 2 नंबर्स के चेंज आ जाएंगे। तो टोटल चेंजेस यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो कितने के चेंज आ जाएंगे 2 के आ जाएंगे। और इसी वजह से यहाँ पर आपका X2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब देखिए हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो N1V1 = N2V2 है, जहाँ पर N1 = X1M1, जहाँ पर X1 क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया है। X1 आपका ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन है और साथ ही साथ M मोलरता को रिप्रेजेंट करता है। अब X1M1V1 = X2M2V2, देन हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर 5 आपका KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस 5 था, आपने यहाँ पे रखा। M आपको मेजर करना निकालना ही है और साथ ही साथ वॉल्यूम आपका 6.7 ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर आपने देखा था और उसको यहाँ पे हमने पुट किया। देन X2 की वैल्यू 2 आपने निकाली थी, वो लिखा और ऑलरेडी आपने ऑक्जेलिक एसिड का मोलर सॉल्यूशन जो बनाने गए थे तो आपने कितने मोलर का बनाया था, वो 1/30 का बनाया, जिसको आपने लिखा 1/30 M/30 का, यानी कि 1/30 का। वॉल्यूम 25, देन आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका मोलरता आ जाती है 0.05 मोल पर लीटर। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5/100, दैट्स मीन 1/20। तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड की बात करें, आपने ऑक्जेलिक एसिड M/30 लिया था, KMnO4 की मोलरता कितनी आ गई 1/20, दैट्स मीन M/20। और इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और ये ओके एंड थैंक यू।